अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आब हयात की एपिसोड 124 स्टार्ट करेंगे। मम्मी, मुझे आपको एक अमानत पहुंचानी है। हुमैन रात को सालार और अमामा के कमरे में आया था। वो सुबह वापस जा रहा था। बारी बारी करके सभी वापस जा रहे थे। सालार और वो दोनों कुछ देर पहले ही कमरे में आए थे जब वो दस्तक देकर उनके कमरे में आया था। अमानत? वो कुछ हैरान हुई थी। हुमैन ने एक थैली उसके हाथ पर रखी और उसके करीब सोफे पर बैठ गया। ये क्या है? उसने कुछ हैरान होते हुए पहले हुमैन फिर सालार को देखा, जो फ़ोन पर किसी से बात करने में मसरूफ़ था। आप खुद देख लें, हुमैन ने उसे कहा। अमामा ने थैली में हाथ डालकर अंदर मौजूद चीज़ निकाली थी और साकित रह गई थी। फ़ोन पर बात करता सालार भी उसी तरह ठटका था। ये कैसे मुमकिन था? वो दोनों उस अंगूठी को सेकंड्स में ना पहचान जाते, जो उनकी ज़िंदगी की बेहतरीन और कीमती तरीन यादों में से एक थी। ये तुम्हें कहाँ से मिली? अमामा ने लरजती हुई आवाज़ में पूछा था। सालार ने फ़ोन मुनक़ता कर दिया था। दादा ने बचपन में मेरे सामने वार्डरोब में एक दराज में रखते हुए मुझे कहा था कि अगर वो उसे भूल जाएं तो उनके मरने के बाद मैं उसे वहाँ से निकाल कर आपको दे दूँ। हुमैन कह रहा था। वो आपको ये वापस दे देना चाहते थे, लेकिन उन्हें खदशा था कि आप उसे नहीं लेंगी और ऐसा ना हो आप और बाबा उनका कर्ज अदा करने के लिए इसे बेच दें। आंसू सैलाब की तरह अमामा की आंखों से निकलकर उसके चेहरे को भिगोते गए थे। सिकंदर उस्मान हमेशा उसका बहुत शुक्रिया अदा करते रहते थे, लेकिन उस तशक्कुर को उन्होंने जिस तरह अपने जाने के बाद उसे पहुंचाया था, उसने अमामा को बोलने के काबिल नहीं छोड़ा था। वो एक शफीक बाप थे, लेकिन उससे बढ़कर एक शफीक ससुर थे। तुमने कभी भी पहले इस रिंग के बारे में जिक्र नहीं किया। सालार ने अपने सामने बैठे अपने उस बेटे को देखा, जो आज भी वैसा ही अजीब और गहरा था जैसा बचपन में था। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं कभी किसी को इस अंगूठी के बारे में नहीं बताऊंगा। ये एक इमानत थी, मैं खयानत नहीं कर सकता था। उसने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बाप से कहा और फिर उठकर खड़ा हो गया। हमवार कदमों से चलता हुआ वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। वो दोनों तब तक उसे देखते रहे जब तक वो गायब नहीं हो गया। मैं ये अंगूठी हुमैन की बीवी को दूंगी। इस पर अगर किसी का हक है तो वो हुमैन का है। उसके जाने के बाद अमामा ने मध्यम आवाज़ में सालार से कहा था। वो अंगूठी अभी भी उसकी हथेली पर थी, जिसे वो बहते आंसुओं के साथ देख रही थी। कई सालों के बाद और कई सालों पहले की सारी यादें एक बार फिर जिंदा हो गई थीं। सालार ने उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा। उसने अमामा के हाथ से वो अंगूठी ली और बड़ी नरमी से उसकी उंगली में पहना दी। उसकी मखरूती उंगलियों में आज भी बेहद आसानी से पूरी आ गई थी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता था मैं अमामा। उसने अमामा के दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहना शुरू किया। तुमने पापा की जितनी खिदमत की है वो मैं नहीं कर सकता था और ना ही मैंने की है। सालार, अमामा ने उसे टोका था। तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मुझे अगर ज़िंदगी में दोबारा शरीके हयात का इंतखाब करने का मौका मिले तो मैं आंखें बंद करके तुम्हें चुनूंगा। वो नम आंखों के साथ खिलखिलाकर हंस पड़ी। अपना हाथ छुड़ाते हुए उसने हाथ की पुश्त पर सजी उस अंगूठी को दोबारा देखा। 16 साल की जुदाई थी जो इसने इस घर में सालार से अलग रहकर झेली थी। वो तब चंद साल यहाँ गुजारने आई थी और तब वो जैसे तलवार की एक धार पर नंगे पांव चल रही थी। वो सिकंदर उस्मान का ख्याल रखते हुए दिन रात सालार के लिए खौफजदा रहती थी और उसने सालार को ये नहीं बताया था, मगर उसने ये दुआ की थी तब तक कि अगर उस्मान सिकंदर की खिदमत की इवज़ उसे अल्लाह ने कोई सिला देना था
تو وہ سالار سکندر کی زندگی اور صحت یابی کی شکل میں دے۔ اور آج 16 سال بعد اسے لگتا تھا شاید ایسا ہی ہوا تھا، اس کی زندگی کا وہ ساتھی آج بھی اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ انگوٹھی ایک بار پھر اس کے ہاتھ پر سج گئی تھی اور وہ 16 سال بعد بالآخر ایک بار پھر سے سالار اور اپنے بچوں کے ساتھ مستقل طور پر امریکہ جا کر رہ سکتی تھی۔ بے شک وہ اپنے رب کی کسی بھی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے آج بہت عرصے بعد ایک خواب دیکھا، وہی خواب، وہ چونکی۔ سالار اسے کچھ بتا رہا تھا۔ حشام مجھ سے ملنا چاہتا ہے، اپنے سامان کی پیکنگ کرتے ہوئے حمین نے رئیسہ سے کہا۔ وہ بھی ابھی سکندر عثمان کے گھر پر ہی تھی اور چند دن اسے بھی وہاں ٹھہرنا تھا۔ وہ حمین کو اس کا کچھ سامان دینے آئی تھی جب اس نے اچانک اس سے کہا تھا۔ وہ شاید دادا کی تعزیت کے لیے ملنا چاہتا ہوگا۔ وہ ایک لمحے کے لیے اٹکی، پھر اس نے روانی سے اس سے کہا، "I don't think so." حمین نے اسی طرح کام میں مصروف ہوتے ہوئے کہا، "تعزیت کے لیے وہ تم سے ملتا یا بابا سے ملتا، مجھ سے ملنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تم دونوں کے درمیان کچھ بات چیت ہوتی ہے کیا؟" اس نے اپنے ہمیشہ کے کیلکولیٹڈ اور ڈائریکٹ انداز میں رئیسہ سے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے پوچھا۔ رئیسہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر اس نے حمین سے اپنی اور حشام کی کچھ ہفتے پہلے ہونے والی ملاقات اور گفتگو دہرائی تھی۔ تو اب وہ کیا چاہتا ہے؟ حمین نے پوری بات سننے کے بعد صرف ایک سوال کیا تھا۔ کوئی تبصرہ نہیں؟ پتہ نہیں، شاید تم سے کہے گا کہ تم مجھے بنا لو۔ حمین نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ مجھ سے یہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں تمہیں اس کی دوسری بیوی بننے پر آمادہ کروں۔ اتنا عقل مند تو ہے وہ کہ ایسا پروپوزل میرے پاس لے کر نہ آئے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ رئیسہ، تم کیا چاہتی ہو؟ چند لمحے بعد اس نے دو ٹوک انداز میں رئیسہ سے پوچھا۔ میری چوائس کا ایشو نہیں ہے۔ وہ کچھ بے دلی سے مسکرائی۔ اس کا مسئلہ جینون ہے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، وہ شاہی خاندان ہے، ان کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں، اپنی سوچ ہے۔ مجھے بہت پہلے ہی اس ریلیشن شپ میں نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ حمین اسے دیکھتا رہا۔ اس کے سامنے بیٹھی وہ جیسے خود کلامی کے انداز میں بولتی جا رہی تھی، یوں جیسے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بادشاہ بزدل ہے، حمین نے مدھم آواز میں اس سے کہا۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ اور بزدل نہ پیار کر سکتے ہیں، نہ حکومت، نہ وعدہ نبھا سکتے ہیں، نہ تعلق۔ حمین نے جیسے اسے حشام بن صباح کا مسئلہ 4 لفظوں میں سمجھایا تھا، جو وہ سمجھنے سے گریزاں تھی۔ لوگ پیار کے لیے تخت و تاج ٹھکرا دیتے ہیں نا، تو وہ ٹھکرائے۔ اگر بادشاہ رہ کر تمہیں زندگی کا ساتھی نہیں بنا سکتا تو بادشاہت چھوڑ دے۔ رئیسہ ہنس پڑی۔ بادشاہت چھوڑ دے؟ میرے لیے؟ میں اتنی ویلیویبل نہیں ہوں حمین کہ کوئی میرے لیے بادشاہت چھوڑتا پھرے۔ اس نے بڑی صاف گوئی سے کہا تھا۔ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے تمہیں پتہ نہ ہو، اور اگر وہ تمہاری قدر و قیمت پہچاننے کے قابل نہیں ہے تو ساتھ زندگی گزارنے کے قابل تو بالکل نہیں ہے۔ وہ دو ٹوک انداز میں کہہ رہا تھا۔ تو حل میرے پاس ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کو سمجھ میں آتا ہے یا نہیں۔ میں واپس جا کر اس سے ملوں گا، حمین نے اعلان کرتے ہوئے کہا۔ رئیسہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر احسن سعد آپ کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، بلکہ وہ بتا رہے تھے کہ ان کے والد صاحب بابا کے بھی بڑے قریبی دوست تھے۔ عبداللہ ہی بتا رہا تھا کہ وہ اور ان کے والد دادا کی تعزیت کے لیے امریکہ میں آ کر ملے تھے بابا سے۔ عنایا چہل قدمی کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ اور جبرائیل لان میں چہل قدمی کر رہے تھے جب عنایا کو اچانک عبداللہ کے ذکر چھیڑنے پر احسن سعد یاد آیا اور اس کے ساتھ ہونے والی گفتگو، اور اس نے جبرائیل سے اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھا۔
एहसन साद का नाम ही जिब्राइल को चौंकाने के लिए काफ़ी था, लेकिन वो ये सुनकर ज़्यादा हैरान हुआ था कि जिस एहसन साद की वो बात कर रही थी, वो न सिर्फ जिब्राइल सिकंदर को जानता था, बल्कि उसका बाप सालार का करीबी दोस्त था। वो उलझा था। जिस एहसन से वो मिला था, उसने ऐसा कोई जिक्र या हवाला नहीं दिया था। उसे आयशा के साबिक शौहर की तफसीलात का पता नहीं था, सिवाय उसके नाम, प्रोफेशन और स्टेट के। फौरी तौर पर वो ये समझ नहीं सका कि ये वही एहसन साद था या वो किसी और के साथ उसे कंफ्यूज कर रहा था। अब्दुल्ला तो बेहद इंस्पायर्ड है उससे, कह रहा था निकाह के गवाहों में से एक वो एहसन साद को रखेगा। उसने तो एहसन साद को पीरो मुर्शिद बनाया हुआ है, हर बात में उसका हवाला देता है। वो कहती जा रही थी और जिब्राइल बेचैन होने लगा था। अब्दुल्ला उन्हीं के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। मुझे भी अच्छा लगा वो। जिक्र तो पहले भी अब्दुल्ला से सुनती रही थी, लेकिन मिलकर मुझे हैरानी हुई कि वो काफ़ी यंग है, बहुत बाइल्म हैं दीन के बारे में और हाफ़िज़ कुरान भी हैं। सिमिलैरिटीज़ बढ़ती जा रही थी। जिब्राइल अब बोले बगैर नहीं रह सका। मैरिड है, उसने ख्वाहिश की थी वो कोई और एहसन साद हो। नहीं, बस यही बड़ी ट्रेजेडी हुई है उसके साथ। अनाया के जवाब ने जैसे उसका दिल निकाल कर रख दिया था। बीवी साइको और बुरे करेक्टर की थी। किसी के साथ उसका अफेयर चलता रहा और एहसन साद बेचारे को पता ही नहीं था। फिर डाइवोर्स हो गई, लेकिन बीवी ने बच्चे की कस्टडी भी नहीं दी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उस माजूर बच्चे को जान से मार दिया ताकि दोनों शादी कर सकें और बच्चे के नाम जो जायदाद थी वो उसे मिल जाए। एहसन साद ने केस किया था अपनी साबका बीवी के खिलाफ, कत्ल का। तो अभी उस औरत ने कुछ पैचअप करने की कोशिश में उस बच्चे के नाम जो भी जायदाद थी वो उसके नाम करके माफ़ी मांगी है। बहुत अच्छा इंसान था वो, कह रहा था माफ़ कर देगा। अब बेटा तो चला गया। अनाया बड़ी हमदर्दी के साथ वो तफसीलात सुना रही थी। तुम जानती हो वो बॉयफ्रेंड कौन है जिसने एहसन साद की बीवी के साथ मिलकर उसके माजूर बच्चे का कत्ल किया है? जिब्राइल ने यकदम उसे टोका था। अनाया ने हैरानी से उसका चेहरा देखा। जिब्राइल का सवाल जितना अजीब था, उसका लहजा और तासुरात उससे ज़्यादा अजीब थे। नहीं, मैं कैसे जान सकती हूँ? वैसे अब्दुल्ला एहसन साद से कह रहा था कि उसे अपनी साबका बीवी और उसके बॉयफ्रेंड को माफ़ नहीं करना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल था, अनाया ने रवानी से कहा। और जिब्राइल के अगले जुमले ने उसका जहन जैसे भग से उड़ा दिया था। वो बॉयफ्रेंड मैं हूँ, बेहद बेतासुर आवाज़ में जिब्राइल ने उससे कहा था। और अनाया, मैं एरिक अब्दुल्ला से तुम्हारी शादी भी नहीं होने दूंगा। उसका अगला जुमला पहले जुमले से भी ज़्यादा नाकाबिले यकीन था। तो आज की एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।